हाय दोस्तों, कैसे हैं? ठीक हैं। उम्मीद है कि आपको गुलाम का नियम पढ़ाया हूँ, समझ में आया होगा कि क्यों आया है। कल बताया और उसमें गुलाम के नियम में आप देखे होंगे कि अपसाइलन नाट आया है। आज हम लोग अपसाइलन नाट का मात्रक, बीमा और उसके मान कितने होते हैं वो ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, आपको समझ में आए। देखिए, पहली हेडिंग लिखा है अपसाइलन नाट का मात्रक एवं विमा। तो हम लोग कल कूलाम के नियम में पढ़े कि F बराबर 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर पढ़े। तो हमको चाहिए इसका मात्रक व विमा। तो अपसाइलन नॉट का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, देख रहे हैं। और जो आवेश है उसको अपने स्थान पे छोड़ दिए और R स्क्वायर हो गया। अब आपको क्या चाहिए? मात्रक। सबसे पहले मात्रक देखिए, एक लिखा है, एक का कोई मात्रक बीमा नहीं होता है। आवेश है, आवेश का मात्रक लिखते हैं कूलाम। आप ऐसा नहीं लिखेंगे कि कूलाम कूलाम अगर 1 लिखा है पहला आवेश तो आप भी लिखें कूलाम 1, ऐसा नहीं होता है। बीमा और मात्रक में कूलाम 1 कूलाम 2 नहीं लिखा जाता है। तो इसका भी हो गया कूलाम और इस वाले का हो गया कूलाम। और 4 पाई का भी मात्रक बीमा नहीं होता है क्योंकि ये संख्याएं हैं। और ये है बल, बल का मात्रक न्यूटन, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। और ये है त्रिज्या, त्रिज्या का मात्रक होता है मीटर, तो हम लिख देंगे मीटर। इस पे पावर 2 है तो हमने 2 लिख दिया। अगर यहाँ पावर 3 होती तो यहाँ कितना लिखते? 3 लिख देते बच्चों, ठीक है। अब देखिए कूलाम, कूलाम कितने बार है? 2 बार है, तो कूलाम का स्क्वायर कर देंगे गुणा करके। कूलाम गुणे कूलाम, कूलाम स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी आ गया आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर। शॉर्टकट फॉर्म में लिख सकते हैं, कूलाम को C से डिनोट करते हैं, C स्क्वायर, न्यूटन को M से, मीटर को M से, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। ये हो गया मात्रक। अब आपको चाहिए बीमा। सबसे पहले बीमा क्यों निकालते हैं, किसी भी राशि की बीमा क्यों निकालते हैं भाई? बीमा निकालने के पीछे कारण क्या है? तो जो कोई भी राशि की जो बीमा निकालते हैं उसका परिमाण होता है, और वो परिमाण धनात्मक में भी आ सकता है और ऋणात्मक में आ सकता है। किसी भी राशि का जो मात्रक है वो धनात्मक में भी आ सकता है और किस में आ सकता है? ऋणात्मक में। जैसे ये माइनस में भी आ सकता है और प्लस में भी आ सकता है, ठीक है। तो इन दोनों को एक मान, इनका एक परिमाण लाने के लिए जैसे मॉड में लगा सकते हैं। किसमें? मॉड में। मॉड का मतलब होता है बड़ा ब्रैकेट, ताकि इस मॉड से अगर माइनस का भी परिमाण रहे तो बाहर निकले तो कितना आए? प्लस। यानी कि बीमा को बड़े ब्रैकेट में रखने का भी कारण है कि उसका परिमाण प्लस में आए, धनात्मक में आए, ठीक है। परिमाण का मतलब है एक तरह से दूरी, जिसको कह सकते हैं, ठीक है। तो हम बीमा को निकाल रहे हैं, तो देखिए बीमा निकालेंगे, सूत्र बनाएंगे वहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माने 4 पाई एफ हो गया Q1 Q2 बटे R स्क्वायर हो गया। एक की बीमा मात्रक होता नहीं है, आवेश की बीमा होती है AT। कैसे भाई? तो Q बराबर होता है I इंटू टी। आई धारा है, धारा की बीमा A, और समय की बीमा कितनी होती है? T। तो हमने क्या दे दिया? T, AT हो गया। तो यहां भी नहीं A1 T1 नहीं करेंगे, जब भी करेंगे तो आप A और क्या करेंगे? T करेंगे। तो आवेश की बीमा हो गई AT और इसकी भी बीमा हो गई AT। 4 पाई की बीमा होती नहीं है, और बल की बीमा क्या हो गई बच्चों? FLT की पावर -2 हो गई, ठीक है। और ये त्रिज्या है, त्रिज्या की बीमा को एक तरह से लंबाई में जो चीजें नापते हैं उसको आप L से डिनोट करते हैं। तो कितना हो गई? L स्क्वायर। L स्क्वायर क्यों? क्योंकि ये हो गया L, इस पे पावर जितना लिखा रहेगा वही आप लिख देंगे, ठीक है। तो ये A से A में मल्टीप्लाई होके A स्क्वायर हो गया, T से T में मल्टीप्लाई होके T स्क्वायर हो गया। नीचे वाला जो आप देख रहे हैं M, L हो गया, L 3 बार हो गया, यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, मल्टीप्लाई करेंगे तो Q हो जाएगा, T पे -2 हो जाएगा। अब इसको जो नीचे है परिमाण के रूप में लाने के लिए इसको कहाँ करेंगे? ऊपर की तरफ। तो बीमाएं जो होती हैं उनको हम लोग व्यवस्थित करने के लिए MLT के रूप में लिखते हैं।
ताकि पढ़ने में भी आसानी हो जाए और माने जो है उसको याद करने में भी दिक्कत ना हो, इसलिए MLT के क्रम में। अगर आपको समझ में आ रहा होगा क्या इनका स्थान बदल दे तो गलत हो जाएगा, तो इनके स्थान बदलने से भी गलत नहीं होगा। मान लीजिए किसी की बीमा MLT की पावर, मान लीजिए बल की बीमा आ गई MLT की पावर -2। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं भाई मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, तो ऐसे लिखेंगे, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो t की पावर -2 ml भी लिख सकते हैं। थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होती है, इसलिए इसको MLT के क्रम में पढ़ते हैं ताकि आसानी से चीजें हमें क्या हो जाए, याद हो जाए। तो आपका ये जो नीचे दिख रहा है हमने नीचे लिख दिया। अब इन्हीं राशियों को ऊपर लेके जाएंगे। देखिए इस पे पावर 1 है, जब ये जाएगा ऊपर तो इस पे पावर कितना हो जाएगा, -1। L आ गया, L पे जब जाएगा तो -3 आ जाएगा। T पे -2 हो जाएगा, तो ये माइनस का किस में चला जाएगा, प्लस में। ठीक है, और ये ऑलरेडी दिख रहा है कि A पे पावर 2 है और ये वाला T पे दिख रहा है 2 है। ठीक है, तो M पे -1 आ गया, M पे कितना आ गया, -1। L आपका दिख रहा है 3 हो गया। T पे t² गुणा कर देंगे तो T की पावर 4 हो जाएगा, ये A²। तो किसी भी राशि को बड़ी ब्रैकेट में रखने का कारण है उसका जो परिमाण आए वो धनात्मक आए, इसलिए बीमा को किस में रखा जाता है, बड़े ब्रैकेट में रखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया बीमा। अब आपको चाहिए अपसाइलेन नॉट का मान चाहिए कि भाई अपसाइलेन नॉट का मान कितना होता है। तो हम लोग सूत्र जानते हैं कि 1/4 पाई अपसाइलेन नॉट के बराबर 9 × 10 की पावर 9 होता है। तो अब क्या करेंगे, अपसाइलेन नॉट का गुणा यहाँ कर देंगे, इसका गुणा यहाँ कर देंगे। देखिए तो मैंने लिख दिया इसको, और आप देख रहे हैं कि 9 का गुणा 4 में करेंगे तो 36 हो गया, ये पाई उतार लिया, 10 की पावर 9 हो गया। अब इस चीज को उठा के हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो 36 हो गया, पाई का मान जानते हैं 3.14 होता है, 10 की पावर 9 हो गया। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 113.04, 10 की पावर 9 हो गया। अब इसमें जो है इसकी भाग जो है 1 में दे देंगे, 1 में भाग देंगे तो इतना ही रह जाएगा, और देख रहे हैं ये वाली वैल्यू यही है। ठीक है, अब दशमलव को खिसकाएंगे 3 इधर दाहिने साइड, 1 2 3 स्थान खिसकाएंगे तो 3 जीरो नीचे बढ़ा देंगे। ठीक है, देख रहे हैं एक बना के कितने जीरो, 3 जीरो, बाकी को उतार दिए। अब ये हो गया 8.846 हो गया, और देख रहे हैं ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये 3 जीरो इसी की पावर में ऐड कर देंगे, तो 9 3 कितना हो गया, 12। ठीक है, और ये 64 को 1 मान लेते हैं, और 64 को 1 मान के फिजिक्स में इसको दे देते हैं। ठीक है, तो ये 4 का कितना हो गया, 5, तो यानी आ गया आपका मान 8.85। ये जब राशि ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, अगर माइनस में रही होती तो किस में हो जाती, प्लस में। ऊपर से नीचे लाइए या नीचे से ऊपर लाइए, उसका जो धनात्मक होगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक होगा तो धनात्मक हो जाएगा। और मात्रक आप निकाल ही चुके हैं, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गया अपसाइलेन नॉट का बच्चों मान हो गया। ठीक है, अब एक नोट देखते हैं, हम लोग आवेश के बारे में पढ़ रहे थे, तो आवेश जानते हैं कि 2 ही प्रकार के हैं, एक है धनात्मक और एक है ऋणात्मक। तो कह रहा है कि 2 सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। प्रतिकर्षण का मतलब है अगर ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो इसकी बल रेखाएं निकल के जाएंगी इधर, इसकी भी इधर आएंगी, तो इनके बीच में टकराव होगा, उसी को कहते हैं प्रतिकर्षण। अगर -b होगा ये, तो इसकी रेखाएं इधर निकलेंगी, इसकी भी निकलेंगी, तो ये जाके दोनों टकराएंगी, तो प्रतिकर्षण मतलब दूर दूर भागेंगी। ठीक है, तो सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल, और विजातीय आवेशों का मतलब है कि एक को माइनस रख दिया जाए, एक को प्लस रख दिया जाए, तब इनके बीच आकर्षण बल काम करता है। इनके बीच कौन सा बल, मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, उसी को कहते हैं आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका विमा, मात्रक और मान हो गया। ठीक है, अब हम लोग कूलम्ब का जो नियम पढ़े उसकी सीमा कहाँ तक सही है, किसके लिए सही है,
तो लिखा होता है कि कूलाम का नियम तभी सत्य है जब दोनों आवेश क्या हो, अत्यंत सूक्ष्म होने चाहिए। आवेश बड़े होंगे तो कूलाम का नियम लागू नहीं होता है, और आवेश बहुत ही सूक्ष्म होता है, ये पदार्थों के अंदर होता है। तो कह रहा है कि कूलाम का नियम तभी सत्य है जब दोनों आवेश क्या हों, बहुत सूक्ष्म हो, बहुत छोटे हों। ठीक है, अगर बड़े होंगे तो कूलाम का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, और देखते हैं दूसरी पॉइंट क्या कह रहा है, दोनों आवेशों को स्थिर होना चाहिए। क्यों भाई स्थिर होना चाहिए? चलिए, अगर सूक्ष्म मान लीजिए कि अगर मात्राओं से अगर अंकों में गड़बड़ी होगी तो अपना सही कर लेंगे, अगर सूक्ष्म अगर ऐसे भी है तो लिख सकते हैं। ठीक है, कह रहा है दोनों आवेशों को स्थिर होना चाहिए। क्यों स्थिर होना चाहिए? आप सूत्र पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R बार। अगर ये मान बदलते रहेंगे तो इनका भी मान क्या होगा, बदलेगा। इसलिए कह रहा है कि इनको क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। जब ये घटेगा बढ़ेगा तो ये भी घटेगा बढ़ेगा, तो ये दूरी भी घटेगी बढ़ेगी, तो इसका मान हमेशा बदलता है। इसलिए आवेशों को क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। ठीक है, अब कह रहा है कूलाम के नियम की विशेषता क्या है। अब इसकी कूलाम के नियम की क्या है, विशेषता क्या होती है। देखिए बच्चों, पहला नियम, कूलाम का नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है। यानी आप पढ़े होंगे न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, कि जितने बल से हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं वो बल भी उतने ही बल से हमको क्या देती है, धक्का देती है। या हम किसी वस्तु को, जैसे मान लीजिए इस बोर्ड को अगर मैं दबा रहा हूँ तो वो बोर्ड भी उतने ही बल से मुझे दबाएगा। ठीक है, तो आवेशों का भी वही काम है। तो कह रहा है कि कूलाम का नियम भी वही है कि ये क्या करता है, क्रिया प्रतिक्रिया, यानी क्रिया होगी यानी प्लस माइनस होंगे तो इनके बीच क्रिया होगी। प्रतिक्रिया कब होगी, जब दोनों आवेश समान हो जाएं, चाहे दोनों प्लस में आ जाएं। मतलब इसमें क्रिया कब होगी कि जब दोनों खींच रहे हैं तो क्रिया होगी, विपरीत आवेश रहेंगे तो। और अगर दोनों प्लस प्लस हैं या दोनों माइनस माइनस हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण होगा। तो जितने बल से ये प्रतिकर्षित करेगा उतने बल से ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा। मतलब ये इधर अगर जाएगा तो ये इधर, यानी ये इधर को धक्का देगा, ये इधर को धक्का देगा, आपस में बल लगाएंगे, ये इधर और ये इधर, तो ये प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, इसी को कहते हैं कि कूलाम का नियम न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का क्या करता है, पालन करता है। पहली पॉइंट है बच्चों। दूसरी पॉइंट में देखिए, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से अधिक न हो। मैं बताया था ना कि जो एक आवेश रख रहे हैं यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, यहाँ अगर Q1 है यहाँ Q2 है, तो जो ये R रख रहे हैं ये R का मान इससे अधिक नहीं होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो नियम लागू इनका नहीं होगा, बेकार हो जाएगा इनका नियम। ठीक है, तो ये कह रहा है 10⁻15 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि यह अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। आपको पता होगा, ठीक है बच्चों, देखिए मैं बता रहा हूं कि अध्यारोपण का क्या मतलब होता है। जैसे आप जानते हैं कि जो तरंगे होती हैं वो ऐसे गमन करती हैं, इस तरह से, इसे श्रृंग बोलते हैं और नीचे वाले को गर्त बोलते हैं। ये अधिकतम को बताता है, ये न्यूनतम को बताता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि आवेश का भी गमन होता है, तो आवेश भी क्या करते हैं कि एक आवेश अगर ऐसे जा रहा है तो दूसरा भी आवेश इसी तरह जाएगा, ये ऐसे जाएगा एक दूसरे पे लिपट करके। जैसे आप पेड़ पौधों की बेलें देखे होंगे, जो पेड़ पौधों पे आप देखे होंगे कि अगर ये कोई पेड़ पौधा अगर या पेड़ है कोई, तो उस पे आप देखेंगे ऐसे लिपट लिपट के चढ़ जाता है, ये अध्यारोपण है। इसी को क्या कहते हैं, अध्यारोपण। तो आवेश भी क्या करता है, आवेश में देखा गया कि आवेश भी ऐसे ही आपका गमन करता है। ठीक है, ये अध्यारोपण है, इसी को क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं। तो जो आवेश है कूलाम के नियम में वो अध्यारोपण का पालन करता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपकी समझ में आया होगा। और आप क्या करिए, चैनल को अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चों।
गुड बाय।